वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, टॉपिक्स आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। फिलहाल मेरे पास कुछ डाउट्स आए हुए हैं, तो आज की क्लास हम लोग डाउट सीजन पर रख देते हैं। टॉपिक हमारा रन हो रहा है रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शंस, इसमें आज की क्लास में हम लोग डाउट सीजन कर लेते हैं। चलिए ज़रा देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या सीख सकते हैं। एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात मेरे पास बार बार निकल करके आ रही है वो ये कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम्स को अटैम्प्ट किस तरह से लेना है। देन सेवरल स्टूडेंट्स आर अनेबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू अटैम्प्ट दी क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हम लोग एक मुद्दे वाली बात ये समझेंगे कि क्वेश्चन को किस तरह से अटैम्प्ट लेना है, और इसी के साथ में हम लोग कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, डाउट्स में एक दूसरा डाउट हमारे पास ये भी आ रहा था कि कुछ लोग बोल रहे थे कि सर प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फॉर्मेट पर कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखो बच्चा, मैथमेटिकल फॉर्मेट पर आप हर क्वेश्चन को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। क्या कहा? मैथमेटिकल फॉर्मेट पर आप हर क्वेश्चन को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। आप केवल उन्हीं क्वेश्चंस को मैथमेटिकल फॉर्मेट पर ला सकते हैं जिनकी मैथमेटिकल लैंग्वेज है। क्या कहा? जिनकी मैथमेटिकल लैंग्वेज है। अब आप कहेंगे सर ये मैथमेटिकल लैंग्वेज का क्या मतलब है? सपोज करो मैंने कहा टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। अगर मैं ये स्टेटमेंट बोल रहा हूं तो सिमिलर, क्या कहा? सिमिलर। अब सिमिलर का आपके पास एक मैथमेटिकल सिंबल है। क्या कहा? सिमिलर का आपके पास एक मैथमेटिकल सिंबल है। जबकि बच्चा इसी जगह पर अगर हमने कहा एक्स इज अ ब्रदर ऑफ वाई, तो बच्चा ब्रदर का तो कोई सिंबल नहीं है मैथमेटिक्स में। आप बताओ क्या मैथमेटिक्स में ब्रदर का कोई सिंबल है? अब बच्चा जब ब्रदर का कोई सिंबल नहीं है तो जाहिर सी बात है कि फिर वो मैथमेटिकल फॉर्मेट पर नहीं जा पाएगा। मैंने कहा x इज इक्वल टू वाई, हाँ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इक्वल यहाँ पर जो एक वर्ड है उसका एक्चुअली मैथमेटिकल सिंबल है। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, इसी के साथ में मैथमेटिकल फॉर्मेशन। तो एक क्वेश्चन सबसे पहले अडॉप्ट करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 रहा, मेरी बुक से है पेज नंबर 5। मेरी बुक से है पेज नंबर 5। मेरी बुक से है पेज नंबर 5। NCERT टेक्स्ट बुक रन कराई जा रही है। फर्स्ट के पार्ट 5th से 5th का भी पार्ट डी अडॉप्ट किया जा रहा है। ठीक है, जिसमें कहा जा रहा है रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है? लिख देना है गिवन दैट। ये यार एकदम आम सी बात है, इतना कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? गिवन दैट पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 ये तो सभी को अच्छी तरह से आना चाहिए। हाँ, तो गिवन दैट में पॉइंट नंबर 1 में हम किसे मेंशन करते हैं? पॉइंट नंबर 1 में हम किसे मेंशन करते हैं? पॉइंट नंबर 1 में किसे मेंशन करते हैं? बिल्कुल सही जवाब, एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां पर बच्चा आपको उस सेट को डिफाइन करना है जो क्वेश्चन में दिया गया होगा। अब ए क्या है? सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन, इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम। क्या इतनी बात समझ पाए? ये बच्चा हमेशा आपको दिया होगा, बगैर इसके रिलेशन कभी पॉसिबल ही नहीं है। सेकेंड पॉइंट में हम लोग हमेशा क्या मेंशन करते हैं? बिल्कुल सही जवाब है आर रिलेशन। रिलेशन, फिर आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए डिनोटेड एंड डिफाइंड एज, डिफाइंड है। देखो यार, यहां तक तो तुमको कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा दिमाग कुछ चले या नहीं चले, लेकिन यहां तक समझ जाना है। जैसे कि सभी लोग, ये लोग भी समझ पा रहे हैं, उसी तरीके से आप लोग भी समझ सकते हैं। यहां से देखो बच्चा, ये आर हर बार अब आपको दिया जाएगा। अब जैसे कि इस बार आपको मेंशन कर दिया गया है x, y, यहां से आगे बताया जा रहा है x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। x एंड फिफ्थ का बच्चा पार्ट बी बता रहे हैं, डी नहीं बता रहे बच्चा, पार्ट बी बता रहे हैं। ये प्रतिभा एंड पूर्णिमा का क्वेश्चन रहा था। ठीक है, आर इक्वल्स टू x, y सच दैट x एंड y in the same locality, क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात समझ पाए? अब देखो यार, इसको बहुत ज्यादा आप कुछ डिफाइन नहीं कर सकते हो। हाँ, इसको बस ज्यादा से ज्यादा ये लिखा जा सकता है एक्स आर वाई, दिस इंप्लाइज दैट
x and y live in the same locality, in the same। अब देखो अभी बात वही आ गई ना जहां से क्लास की शुरुआत की थी। अब इसको क्या हम मैथमेटिकल फॉर्मेट पर ले जा सकते हैं? कभी नहीं ले जा सकते हैं। अरे यार लोग एक ही जगह पर रह रहे हैं, इसका मैथमेटिकल कोई सिंबल ही नहीं होता है, कैसे बताओगे? तो जिसका कोई सिंबल नहीं है तो भैया उसको लैंग्वेज फॉर्म पर ही लिखना पड़ेगा। अब ये आ गए हैं। अब हमें यहाँ से कुछ वेरीफाई करना है, हमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है। इसकी पुष्टि करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट डालते हैं और हेडिंग क्या डाल देते हैं, आर इज रिफ्लेक्सिव। हेडिंग क्या डाल दिया, आर इज रिफ्लेक्सिव। कितने एलिमेंट्स रिफ्लेक्सिव के लिए लिए जाते हैं, कितने एलिमेंट्स का अडॉप्टेशन होता है? बिल्कुल सही जवाब है, हमेशा एक एलिमेंट लेते हैं। कितने एलिमेंट्स लेते हैं? एक एलिमेंट लेते हैं। लेट एक्स बिलोंग्स टू, ये एक्स किसके अंदर बिलोंग करेगा? बिल्कुल सही जवाब, सेट ए। बिल्कुल एकदम आसान है बच्चा, कुछ आपको सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। जैसे जो फ्लो बता रहे हैं उसी पैटर्न पर आपको आगे काम करना है। आप 11th वाले वीडियोस देखिएगा, वहां पर भी जब रिलेशन पढ़ा था तो सेम पैटर्न पर पढ़ाया था, सेम वर्किंग रखी थी। यहाँ पर भी आपको बता रहे हैं, ये भी सेम वर्किंग सेम प्रोसेसिंग। तो अगर आपने 11th को बहुत कायदे से सीखा होगा, कुछ नहीं करना, एक बार 11th वाली कॉपी उठा करके देख लेना, आपको सब चीजें याद अच्छी तरीके से याद आ जाएंगी। और उसी पैटर्न पर हम लोग इसे अडॉप्ट कर रहे हैं यहाँ पर क्लास 12 के रिलेशन को। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। अब हम क्या करेंगे, आप जानते हैं कि यहाँ पर ये जो रिलेशन लिखा गया एक्स आर वाई, उसमें क्या जाएगा, एक्स आर एक्स वाई। जब एक ही एलिमेंट है तो एक्स आर वाई थोड़ी जाएगा, क्या आएगा, एक्स आर एक्स आएगा। यहां से आ जाएगा एक्स आर एक्स, दिस इंप्लाइज दैट एक्स एंड एक्स लिव इन द, क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? अब एक्स एंड एक्स का क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब यही हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात समझ पाए? क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? यहां से क्या पता चल रहा है, आर इज रिफ्लेक्सिव। यहां से क्या पता चल रहा है, आर इज रिफ्लेक्सिव। क्या इतनी बात समझ पाए? आगे बढ़ते हैं भैया। सेकेंड पॉइंट हमारी हेडिंग क्या जाती है, आर इज सिमेट्रिक, SYMMETRIC। अब अच्छा जब सिमेट्रिक की बात करते हैं तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम कितने अडॉप्ट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम हमेशा इसके अंदर 2 ले लेते हैं। चलिए बिल्कुल सही जवाब। इस बार हमें कितने एलिमेंट्स लेना है, 2 एलिमेंट्स लेना है। लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू, किसके अंदर बिलोंग करेगा, सेट ए के अंदर बिलोंग करेगा। सब चीज उसी सेट से निकलेगी और सब चीज उसी सेट के अंदर जानी चाहिए। आगे समझने की कोशिश करते हैं। यहां से x r y, this implies that x and y live in the same locality, in the same word। फिर दूसरी हेडिंग क्या जाएगी, y r x, this implies that, हाँ y and x। अब देखो एकदम आसान है, यहाँ पर x y चल रहा था तो x and y, यहाँ y x है तो y and x। फिर ये बच्चा पूरा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? ये होती है आपकी क्वेश्चन नंबर 1, जबकि ये होती है आपकी क्वेश्चन नंबर 2। क्या करते हैं, क्या करते हैं? बिल्कुल सही जवाब है, यूजिंग 1। देखो यार जिस तरीके से ये लोग जवाब दे पा रहे हैं उसी तरीके से आप भी जवाब दे सकते हैं, एकदम आसान है। आप 2-4 क्वेश्चन अडॉप्ट करोगे ऑटोमेटिक सब समझ में आ जाएगा। अब आप लोगों ने बताइए इतने सारे क्वेश्चन अडॉप्ट किए, उसके बाद भी आप बोलते हैं कि सर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं हो पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस अप करने के लिए भी आपको बूस्टर दिया जाएगा। यूजिंग 1 के बूस्टर ही तो चल रहा है भैया, देख लो डाउट सीजन चल रहा है। हाँ यूजिंग 1 में हम लोग क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं जो इक्वेशन 1 है। दिस इंप्लाइज दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। भैया जब यहाँ पर एक होगा, जब एक्स एंड वाई नहीं, जब एक्स होगा तब लिव्स होगा, LIVES। बात समझे कि नहीं समझे? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर का भी ध्यान रखेंगे। यहाँ से बच्चा अब हमें क्या करना है, एक्स आर वाई को यही रखा, अब एक्स एंड वाई की जगह पर हम क्या लिखने जा रहे हैं, वाई एंड एक्स। हमने कुछ नहीं किया, अरे हम कहें राम और श्याम या फिर हम कहें श्याम और राम, बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हमने कहा एक्स एंड वाई या फिर हम कहते हैं वाई एंड एक्स, क्या इसमें कोई अंतर है? नहीं है, वाई एंड एक्स यही तो है। अब ये जो y एंड x है, इस y एंड x को देखो जरा इक्वेशन नंबर 2 से, इसको हम क्या लिख सकते हैं, YRX। तो यहां पर हम कहां पहुंच गए, YRX पर आ गए। लिया क्या था, XRY लिया था। इससे हमको क्या पता चलता है, दिस इंप्लाइज दैट R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात समझ पाए?
क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? आप चाहें तो आप यहाँ पर बता भी सकते हैं ब्रैकेट में बाई सेकेंड, ताकि आपको पता रहे कि ये इसके बाद यहाँ से आया कैसे है। तीसरी हेडिंग बच्चा क्या जाती है? आर इज ट्रांजिटिव। कितने एलिमेंट्स लेते हैं? 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं। x, y, z बिलोंग्स टू सेट ए। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? अब बच्चा इसके बाद क्या होगा? x, r, y क्या बना देता है? x and y live in the same locality, same locality। यहां से बच्चा y, r, z क्या बना देता है? y and z in the same locality। x, r, z क्या बना देता है? x and z live in the same locality। क्या ये बात समझ पाए? ये इक्वेशन पहले वाली इक्वेशन 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अब हमें बारी बारी से बच्चा क्या करना है? बिल्कुल सही जवाब। ये इक्वेशन 1, ये 2 और ये 3। आपको बारी बारी से बच्चा क्या करना है? 1 और 2 को अडॉप्ट करना है, मतलब 1 और 2 को अडॉप्ट करने के बाद में आपको इक्वेशन 3 को गेन करना है। मैंने एक बार नहीं 1000 बार बताया है। यहाँ पर सौम्या का केस था। एंड का क्या करते हैं? अरे यार आप फ्री हो, आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा सकते हो, लेकिन किंतु परंतु परंतु कुछ भी नहीं, जो इच्छा हो वो करो, बस किसी भी तरह से। क्या कहा? हाँ, किसी भी तरह से थर्ड को ले आओ। अगर किसी भी तरह से नहीं ला पा रहे हो तो फिर वो ट्रांजिटिव नहीं है, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव है। तो फिलहाल अभी अपने पास इधर इतना स्पेस है, यहाँ से जरा देख लेते हैं, आसानी से हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं बच्चा क्या बात कही जा रही है। कहा जा रहा है यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड आपको क्या देखने को मिलेगा? एक्स आर वाई कॉमा वाई आर जेड। दिस इंप्लाइज दैट एक्स एंड वाई live in the same locality or same process, and y and z। अब अच्छा एंड को देखो, एंड ही लिखा जाएगा, एंड y and z live in the same locality। क्या ये बात समझ पाए? क्या ये बात समझ पा रहे हैं? अब देखो ये भी एंड है, ये भी एंड है, ये भी एंड है, ये 10 बार एंड लगाने की क्या जरूरत है? सिंपल से हम लोग लिख सकते हैं क्या? एक्स वाई एंड जेड लिव इन द सेम लोकेलिटी। क्या ये बात समझ पाए? अब ये एक्स वाई एंड जेड से हमें क्या लेना देना भाई? जब जहां पर एक्स वाई जेड तीनों लोग एक साथ रह रहे हैं तो वहां पर एक्स और जेड भी तो रह रहे हैं। अरे भाई जब 3 लोग एक साथ बैठे हुए हैं तो उसमें 3 लोग जब एक साथ भरत मिलाप कर रहे हैं तो उसमें 2 ऑब्वियसली है बैठे हुए हैं। तो यहाँ से एक्स वाई और जेड एक ही जगह पर रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी तो है कि एक्स और जेड भी एक ही जगह पर है। तो यहाँ से बच्चे हमने क्या किया? वाई को एलिमिनेट करा दिया। अब मन में एक सवाल आता है कि भैया वाई को एलिमिनेट आपने क्यों करा दिया? तो उसके लिए ऑलरेडी इक्वेशन 3 देखो यहाँ से बना करके आए हैं। इक्वेशन 3 में क्या आ रहा है? एक्स एंड जेड आ रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे? एक्स एंड जेड लिव इन द सेम लोकेलिटी। क्या मेरी बात समझ पाए? क्या मेरी बात समझ पाए? अब ये जो x एंड z है, ये x एंड z को हम लोग क्या लिख देते हैं? x r z लिख देते हैं। तो यहाँ से क्या बन जाता है? x r z बन जाता है। लिया क्या था? x r y कॉमा y r z। दिस इंप्लाइज दैट x r z। ये क्या इंप्लाइज कर रहा है? r इज ट्रांजिटिव। क्या यहाँ तक कोई समस्या? क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? क्या आप चीजों को बेहतर तरह से समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से ये इतना पोर्शन आपका क्या होता है? कंप्लीट होता है। अगर आप पूरे सोल्यूशन को जो भी आपके सामने बोर्ड पर देखने को मिल रहा है आप उसे देखते हैं तो यहाँ पर बच्चा केवल लिखने का मजा है। और लिखा भी कैसे? अपने मन से कुछ नहीं किया, सब कुछ कॉपी पेस्ट किया। क्वेश्चन में रिलेशन आर हमेशा डिफाइन किया जाएगा, क्वेश्चन में सेट ए हमेशा डिफाइन किया जाएगा, बस आपको पहचानना होगा। अब पहचान भी नहीं पाएंगे तो बच्चा कैसे ही बात बनेगी? थोड़ा सा तो दर्द उठाना ही पड़ेगा, तो थोड़ा सा दर्द झेलेंगे और उसके बाद सोल्यूशन आपके कदमों पर होगा। ये पूरी एक कंप्लीट वर्किंग है। 10 क्वेश्चन को नहीं लगाओ, इसी एक क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझ लो। रिफ्लेक्सिव में 1 एलिमेंट लेते हैं, सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट लेते हैं, 2 इक्वेशन बनाते हैं। ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट्स लेते हैं, 3 इक्वेशन बनाते हैं। सिमेट्रिक में एक इक्वेशन 1 को लेकर के इक्वेशन 2 को लाते हैं, और ट्रांजिटिव में 2 इक्वेशन को लेकर के तीसरी इक्वेशन लाते हैं। एंड यहाँ पर ये जो वर्ड अभी एंड लगा था, ये देखिए इस एंड को मैंने आपको बता दिया है कि इस एंड का जो सेंस होगा वो किसी से भी हो सकता है।
आप कुछ भी कर सकते हैं, बस किसी भी तरीके से इक्वेशन 3 को मेंटेन कर दीजिए। अगर कर पा रहे हैं तो ठीक है, मतलब रिलेशन ट्रांजिटिव है, और अगर किसी भी तरीके से इक्वेशन 3 नहीं मेंटेन हो पा रही है देन रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। फटाफट नोट करेंगे ताकि हम लोग मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को टच कर पाएं। हाँ बच्चा, तो ये सोल्यूशन आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब आगे सीरीज में देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या सीख सकते हैं। इसका एक जो पार्ट है वो पार्ट डी रहा। हालांकि इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी बता रखा है, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास स्पेशल रिकमेंडेशन थी कि सर इस क्वेश्चन को एक बार फिर से सॉल्व कराइए। और ये जो मेन प्रॉब्लम रहा वो सौम्या का रहा, और सौम्या का कहना ये था कि जो आपने बताया है कि रिलेशन ट्रांजिटिव है, ये आप गलत बता रहे हैं, ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो क्या आप सभी लोग सुन पाए? एक बच्ची का क्या कहना है? उसका कहना ये है कि उसने बहुत दिमाग खर्च किया, और दिमाग बहुत खर्च करने के बाद उसने ये पाया कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा, और उसकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पीछे दिया भी गया था कि ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। मगर मैंने क्या पढ़ाया है? मैंने पढ़ाया ट्रांजिटिव है। तो आइए अब देखते हैं कि किसकी बात में कितना दम है, हमें ये जरा समझना होगा। देखिए, क्योंकि ये पार्ट बी की जगह पार्ट डी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, तो एक चीज तो आप समझ चुके हैं कि सेट ए तो वही रहने वाला है, सेट ए में तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा। इसीलिए बच्चा बहुत सुकून से हम रफ कर रहे थे। अब देखो, यहां से ये बात इतनी वही रहेगी, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? x इज अ वाइफ ऑफ y, x इज अ वाइफ ऑफ y। अब बच्चा याद रखना कि इस क्वेश्चन को दो अलग अलग तरीके से सॉल्व करके दिखाएंगे। एक तो सौम्या की उस मेथड से सॉल्व करके दिखाएंगे जिसमें सौम्या का ये कहना था कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि एक्स जेड की पत्नी हो जाए, क्योंकि कोई किसी की अगर वाइफ है तो वो उसी की वाइफ रहेगी, वो किसी तीसरे की वाइफ नहीं हो सकती है। ये बात एकदम सही है। तो आइए हम लोग आज के इस तरह सोल्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार एरर कहाँ पर क्रिएट हो रहा था। देन एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई। ठीक है भैया, सबसे पहला रिलेशन क्या जाता है? आर इज रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव में हम यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे? यहाँ पर बच्चा क्या मेंशन कर देंगे, जल्दी से बता दो। यहाँ पर मेंशन कर देंगे एक्स इज अ वाइफ ऑफ एक्स। बात समझे या नहीं समझे? एक्स इज अ वाइफ ऑफ एक्स। अब इसका क्या मतलब है? एक्स खुद की ही पत्नी है। अरे भाई, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? क्या कोई भी महिला स्वयं की पत्नी हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो यहां से क्या पता चलता है? यहां पर लिखो दिस इज इम्पॉसिबल, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देयरफॉर यहां पर क्या आ जाएगा? आर इज नॉट रिफ्लेक्टिव। अच्छा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक में ये देखो पोर्शन आया, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले हम लोग दो इक्वेशन मेंटेन करेंगे। एक्स और वाई में क्या बताते हैं? एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई। दूसरे में वाई इज अ वाइफ ऑफ एक्स। ठीक है, इस वर्जन को अडॉप्ट करते हैं। अरे ये होती है इक्वेशन 1, ये होती है इक्वेशन 2। जब इसको अडॉप्ट करते हैं तो ये क्या बना देता है? ये बनाता है x इज अ वाइफ ऑफ y। और ये इसी को हमने ये जो सेकंड पार्ट है, ये बच्चा इसमें यूजिंग 1 नहीं हो पाएगा। एक्चुअली क्या है कि यूजिंग 1 में जब हमने लिया x इज अ वाइफ ऑफ y, तो यहाँ पर आप बताएंगे क्लियरली, x इज फीमेल। x कैसी है? फीमेल है। एंड y इज मेल। अब किसी भी तरीके से हम जेंडर नहीं चेंज कर सकते हैं। अगर x फीमेल है तो x फीमेल ही रहेगी। क्या मेरी बात समझ पाए? कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करके हमको बताएगा कि सर आज के समय में तो ये चीज़ संभव है। बात मेरी समझ पाए या नहीं समझ पाए? हाँ, ये बात सही है कि आज के समय में भाई विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली कि जेंडर चेंज हो जाता है, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिकली चीज़ों को समझो। प्रैक्टिकली जब यहाँ पर बता दिया गया है कि x इज अ वाइफ ऑफ y, तो x मतलब क्या है? फीमेल है, और y क्या है? मेल है। जबकि इक्वेशन नंबर 2 में y इज अ वाइफ ऑफ x में पता चल रहा है कि y क्या है? मेल है, और x क्या है? फीमेल है। अब ये एकदम से
पूरा सेक्स अपोजिट हो जाना ये किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से क्या बताते हैं, सिंस एक्स आर वाई डज नॉट इम्प्लाइज वाई आर एक्स, इससे क्या पता चलता है, आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्या पता चला, आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? अब जरा इसी जगह से बच्चा समझने की कोशिश करना, इसी जगह से क्या करना, समझने की कोशिश करना। पहला रिलेशन x एंड y, x इज अ वाइफ ऑफ y। फर्स्ट रिलेशन क्या बनेगा, x इज अ वाइफ ऑफ y, ठीक है। फिर क्या रिलेशन बनेगा, फिर क्या रिलेशन बनेगा, y इज अ वाइफ ऑफ z। क्या मेरी बात समझ पाए, क्या मेरी बात समझ पाए? आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तीसरे में क्या बनेगा, x इज अ वाइफ ऑफ z। ध्यान से बच्चा समझने की कोशिश करना, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने दो चीजें आपको बताया हुआ है, यहां से देखेंगे बच्चा, इस पॉइंट पर देखेंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यूजिंग वन, ये हो गई इक्वेशन 1 हमेशा, ये हो गई 2 और ये हो गई इक्वेशन 3। अब हम यहां पर क्या लिखते हैं, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में क्या बताया जा रहा है, एक्स आर वाई, दूसरे में वाई आर जेड। दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई एंड वाई इज अ वाइफ ऑफ जेड। ध्यान से समझते रही ना बच्चा, वाई इज अ वाइफ ऑफ जेड, दिस इंप्लाइज दैट, दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई। अगर इतने स्टेटमेंट को ये लिया और इतने स्टेटमेंट को एक साथ लिया तो यहां से पता चल रहा है एक्स इज फीमेल एंड वाई इज मेल। अब अच्छा देखो, इतनी बात तो तुमको पता ही होनी चाहिए कि अगर एक्स वाई की पत्नी है तो भैया एक्स क्या है, फीमेल है। अरे भाई एक्स फीमेल होगी तभी तो वाई की वाइफ बनेगी, अदरवाइज कैसे बन पाएगी। तो यहां से ये पता चल रहा है कि एक्स क्या है, फीमेल है, और वाई क्या है, मेल है। अब ये स्टेटमेंट एक साथ लिया एंड इसको भी थोड़ा सा डिफाइन कर रहे हैं, वाई इज अ वाइफ ऑफ जेड, मतलब वाई इज फीमेल, वाई इज फीमेल एंड z इज मेल, z इज मेल। अब देखो बच्चा, इसको पूरा कंप्लीटली डिफाइन करने जा रहे हैं। यहां से पता चल रहा है कि y जो है मेल है, यहां से क्या पता चल रहा है, y क्या है, फीमेल है। तो क्या बताएंगे, सिंस y बीइंग अ मेल, सिंस y एक मेल है, सिंस y बीइंग अ मेल कांट बिकम अ वाइफ ऑफ जेड। नहीं मेरी बात समझे, अगर सच में y एक पुरुष है, क्या कहा, y इज अ मेल, y इज अ मेल, अगर सच में y एक पुरुष है तो ये पुरुष होते हुए, मतलब ये मेल होते हुए कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के लिए फीमेल का काम नहीं कर सकती है। बताइए, कर सकती है, नहीं कर सकती है। तो यहां से बच्चा यही बात पता चल रही है, y क्या है, मेल है, और y मेल है, इसलिए y किसी की पत्नी नहीं हो सकती है। बताइए, हो सकती है, नहीं हो सकती। बच्चे यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो यार, अगर तुमको थोड़ा और डीप में लेकर के चले तो ये पता चल रहा है कि y इज अ मेल एंड y इज अ फीमेल। मेरी बात समझे, हमने कहा था कि जब ये दोनों सेम होते हैं, ये दोनों जब सेम होते हैं तो रिजल्ट वेरिफिकेशन के लिए जाता है, और जब ये दोनों अलग अलग होते हैं देन इट इज ऑब्वियसली ट्रू एंड नथिंग टू डू। क्या कहा, नथिंग टू डू। क्या कहा, नथिंग टू डू, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्या कुछ करने की जरूरत है, नहीं है। यहां से पता चल रहा है, यह स्टेटमेंट खुद चिक चिक करके आपको बता रहा है कि वाई अब जो है, जो वाई है वो किसी, वो जेड की पत्नी नहीं हो सकती है। इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर जो फीमेल है, मतलब यहाँ पर जो वाई है वो कोई और बंदा है, यहाँ पर जो वाई है वो कोई और बंदा है। बस वो बात अलग है कि नाम सेम हो गया है। इसके लिए मैंने तुमको एक कितनी ही बार एक एग्जांपल दे करके बताया कि जैसे भानु नाम हो गया, तो भानु क्या है, कॉमन नाम है। अब हमने कहा कि अंशिका इज अ वाइफ ऑफ भानु, तो पता चल रहा है कि अंशिका फीमेल है और भानु क्या है, मेल है। अब हमने कहा भानु इज अ वाइफ ऑफ गोपाल, क्या बात कह दी, भानु इज अ वाइफ ऑफ गोपाल, इसका मतलब क्या है, भानु फीमेल है, भानु क्या है,
फीमेल है। तो भानु नाम एक ही है, लेकिन बच्चा क्या हो रहा है, यहाँ पर दो अलग अलग पर्सन हैं, एक बार मेल की बात की जा रही है, एक बार फीमेल की बात की जा रही है। आप केवल वाई देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर केवल वाई देख रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि दोनों सेम है, जबकि यहाँ पर सेम की जबकि नहीं है, एक फीमेल है एक मेल है, तो पता चल रहा है कि अलग अलग है। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला दिस इम्प्लाइज दैट बिल्कुल सही जवाब है, दिस इम्प्लाइज दैट आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। हालांकि जब आप देखेंगे तो मैंने ट्रांजिटिव, आप वीडियोस को वॉच करिएगा तो उसमें एक कोई वीडियो आपको दिखेगी जिसका टाइटल मैंने डाल रखा है ट्रांजिटिव लॉ, उस वीडियो को मस्ट है देखना, उसमें 9th का पार्ट 2 मैंने डिफाइन किया हुआ है, उसको रोस्टर मेथड से भी बताया है, उसको सेट बिल्डर मेथड से भी बताया है, और वहां पर एग्जैक्टली आपको यही चीज समझाने की कोशिश की है मैंने कि अगर कभी भी ये दोनों सेम नहीं है देन नथिंग टू डू, वो ऑब्वियसली ट्रू है। जैसे कि यहाँ पर ये क्या हो चुका है, ऑब्वियसली ट्रू हो चुका है, अब आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सोल्यूशन बेहतर तरह से समझ आया होगा। फिलहाल जल्दी जल्दी नोट करेंगे और कुछ आगे समझेंगे। हाँ बच्चा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना पोर्शन अभी तो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे इसके समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आगे हम लोग क्या सीख सकते हैं। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी चीज़ आपको बेहतर तरह से समझ आई हैं, और ये जो पर्टिकुलर केस रहा, ये केस वेरियस प्लेटफॉर्म पर मैंने देखा हुआ है, इसको लगभग सभी लोग यही प्रूफ करते हैं कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, मगर याद रखना ये केस ट्रांजिटिव है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, और बच्चा कंफर्म ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो अभी इस केस को सीखने के बाद में कुछ एक दो और भी केसेस अडॉप्ट करते हैं, और फिर देखते हैं कि हम कितना चीजों को सीख पा रहे हैं और कितना समझ पा रहे हैं। चलिए थोड़ा सा सीरीज को और आगे रन कराते हैं।